चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे गांव के रहस्य की तह तक जाएंगे जिसकी सर्द हवाओं में आज भी एक अनजाना सा खौफ महसूस किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की वादियों में बसा बेरमपुर गांव। देखने में तो ये बिल्कुल आम और खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके रहस्य उतने ही गहरे और खौफनाक हैं। आज हम उन पन्नों पर पलटेंगे जो पिछले 400 सालों से दबे हुए थे और समझेंगे कि आखिर इस गांव के इतिहास में ऐसा क्या छिपा है जो आज भी लोगों की रूह कंपा देता है। बम बम बश, बम बम बश। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये कोई आम मंत्र नहीं है। बेरमपुर में ये साक्षात मौत की आहट है। जब भी रात के सन्नाटे में ये भारी आवाजें गूंजती है ना, तो गांव वालों को पता चल जाता है कि कयामत बस आने ही वाली है। दरअसल ये उन खौफनाक ताकतों की आवाज है जो सदियों से इन अंधेरों पर राज करती आई हैं। एक ऐसी सच्चाई जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो इस खौफनाक रहस्य की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? इसके लिए हमें आज से पूरे 400 साल पीछे एक मनहूस शनिवार की रात में जाना होगा। उस दौर में शनिवार की रात का मतलब ही था मौत को दावत देना। उसी रात मदन नाम के एक लड़के ने अपने दोस्तों से मिलने की जल्दबाजी में अपने पिता की सख्त चेतावनियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अब सवाल ये है कि उसके पिता इतना डर क्यों रहे थे? दरअसल ये खौफ था निशिर-मोलू का। लोक कथाओं के मुताबिक ये 4 बेहद भयानक आदमी होते हैं जो अपने कंधों पर एक रहस्यमयी ताबूत उठाए रखते हैं, और इनके नियम बिल्कुल साफ और जानलेवा थे। अगर इनके कदमों की आहट और इनका मंत्र सुनाई दे तो बस बिना देखे छिप जाना है। अगर गलती से भी किसी ने इनकी तरफ देख लिया या आंखें मिला ली तो मौत पक्की। खौफ इस कदर था कि लोग इनका नाम लेने से भी डरते थे। लेकिन उस आखिरी रात मदन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो घर से निकला और जल्दी पहुंचने के चक्कर में जंगल की पगडंडी वाला रास्ता चुन लिया। कुछ ही देर में उसे भारी कदमों और बम बम बश की वही आवाज सुनाई देने लगी। डर के मारे वो झाड़ियों में छिप तो गया, लेकिन आहट बंद होने पर उसने मुड़कर देख लिया, और वही हुआ जिसका डर था। निशिर-मोलू ठीक उसके पीछे खड़े थे। जब उसके पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो मदन एक बरगद के पेड़ के पास मरा हुआ मिला, और उसकी आंखें किसी भयानक खौफ से फटी की फटी रह गई थीं। अब हम सीधे 400 साल आगे आज के समय में आते हैं। सदियों पुराना वो खौफ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब वो मेघना नाम के एक लड़की की नींद का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। मेघना के इस सपने में कुछ अजीब और डरावनी चीजें लगातार आती थीं, जैसे एक घना कोहरे से भरा हुआ सुनसान जंगल, एक बेहद बड़ा और भयानक पक्षी जो उसका पीछा कर रहा हो, और फिर भागते भागते उसका एक रहस्यमयी पेड़ से टकराना जिसकी शाखाओं से हरे रंग का पानी टपक रहा हो। अब ध्यान दीजिए, ये सब सिर्फ किसी बुरे सपने के हिस्से नहीं थे, बल्कि ये एक ऐसी पहेली के टुकड़े थे जो किसी बहुत बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहे थे। यहाँ पर 2 बिल्कुल ही अलग दुनियाओं का आपस में टकराव देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ वो 400 साल पुराना शापित जंगल जहां सिर्फ अंधेरा, लोक कथाएं और जानलेवा रहस्य हैं, और दूसरी तरफ मॉडर्न दिल्ली की एक चमचमाती साइंस लैब जहां मेघना और उसकी दोस्त इशिता प्रोफेसर जयदेव के साथ मिलकर पूरे लॉजिक और साइंस के आधार पर अपनी रिसर्च कर रही हैं। उनकी ये साइंटिफिक और रैशनल लाइफ का इन पुराने डरावने सपनों से एक बहुत बड़ा टकराव होने वाला था। और ये टकराव होता है मृत्युंजय अमृत की खोज के दौरान। विज्ञान की इस आधुनिक दुनिया में अब कुछ ऐसा होने वाला था जो उस 400 साल पुराने खौफ को दोबारा जगा देगा। हुआ कुछ यूं कि प्रोफेसर जयदेव ने एक सख्त अल्टीमेटम दे दिया कि उन्हें किसी भी हालत में 3 दिन के अंदर एक एंटीडोट चाहिए। इस भारी दबाव के बीच इशिता को एक पुरानी लोक कथाओं और तरल पदार्थों यानी लिक्विड्स की किताब मिलती है। इसमें वो मृत्युंजय अमृत के बारे में पढ़ती हैं। ये एक ऐसा हरा पानी था जो पूर्णिमा की रात किसी खास पेड़ से टपकता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? किताब में जिस पेड़ की तस्वीर बनी थी ना, वो बिल्कुल वही पेड़ था जो मेघना रोज अपने सपने में देखती थी। अब देखिए, यहाँ साइंस और फोकलोर आकर आपस में जुड़ गए, और यही वो पल था जिसने उन्हें बेरमपुर जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बेरमपुर पहुंचते ही चीजें बिगड़ने लगती हैं। जैसे ही मेघना और इशिता गांव के गेट से अंदर कदम रखती हैं, चिलचिलाती धूप एक ही पल में भयानक आंधी में बदल जाती है। और ये कोई आम मौसम का बदलना नहीं था। मुखिया के घर के मंदिर का दीपक और गांव के पुजारी का दीपक अचानक बुझ जाते हैं। पुजारी को तुरंत ये एहसास हो जाता है कि कोई बहुत ही शक्तिशाली और नकारात्मक ऊर्जा गांव में घुस चुकी है। सच में ये पूरी घटना बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अब इस अमृत की तलाश उन्हें कहाँ ले जाती है?
उन्हें जाना था गांव के उस 400 साल पुराने राजमहल में, जहां से सारे रहस्य जुड़े थे। अपने असली मकसद को छिपाने के लिए लड़कियों ने गांव वालों को ये झूठ बोला कि वो 5 गांवों की किसी रिसर्च पर आई हैं। लेकिन उनका असली प्लान था आधी रात को मुखिया के बेटे अनुज के साथ मिलकर राजा सूरजभान के उस 400 साल पुराने खंडर हो चुके राजमहल की खुफिया तरीके से तलाशी लेना। शहर से आई इन लड़कियों की ये बेखौफ जिज्ञासा गांव के उन छिपे हुए खतरों के बिल्कुल खिलाफ थी। और जब वो आधी रात को महल के एक जाम खिड़की से अंदर घुसते हैं तो मेघना एक बहुत ही अजीब बात कहती है। वो कहती है, ऐसा लगता है कि इस राजमहल को मैंने पहले कहीं देखा है। अब सोचिए, मेघना का ये एहसास, ये डेजावू, इस बात का साफ संकेत था कि उसका इस 400 साल पुराने खंडर और इसके खौफनाक इतिहास से कोई ना कोई बहुत गहरा रिश्ता जरूर था। और बस इनके इस राजमहल में कदम रखते ही शुरुआत होती है निशिर मोलो की वापसी की। जो बुराई सदियों से सोई हुई थी, वो अब इनके आते ही जाग चुकी थी। जैसे ही ये तीनों राजमहल की गहराइयों में बढ़ते हैं, बाहर उस भयंकर आंधी के बीच पूरे गांव में एक बार फिर वही मंत्र गूंजने लगता है, बम बम बश। इस आवाज को सुनकर मुखिया और पुजारी गहरी नींद से उठ बैठते हैं और उनके चेहरों पर दहशत छा जाती है। गांव का बच्चा बच्चा ये समझ गया था कि सदियों बाद आखिरकार निशिर मोलो लौट आए हैं। यहाँ हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे और खतरा दोनों तरफ से पास आ रहा था। एक तरफ जंगल के किनारे संपत और कप्तान नाम के 2 लोग जुआ खेल रहे थे और अचानक उस आंधी में उनके सामने लाल चमकती आंखों वाले वो 4 आदमी अपना ताबूत लेकर खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजमहल के अंदर मेघना, इशिता और अनुज को भारी जूतों की आहट आती है और एक बड़ा सा दरवाजा खुलने की तेज आवाज गूंजती है। दोनों ही तरफ बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर क्लाइमैक्स वहां आता है जब जंगल के किनारे वो खौफनाक ताबूत खुल जाता है। ताबूत के खुलते ही रात के उस सन्नाटे और तूफान के बीच एक ऐसी भयानक चीख गूंजती है जो पूरे बेरमपुर गांव की रूह को कंपाकर रख देती है। तो अब सवाल ये उठते हैं, आखिर ये निशिर मोलो है कौन? वो सदियों बाद क्यों वापस आए हैं? और दिल्ली की एक मॉडर्न साइंस लैब में काम करने वाली मेघना का उनसे और उस मृत्युंजय अमृत से आखिर क्या संबंध है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि शायद अतीत कभी मरता नहीं, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। पर क्या सच में कुछ रहस्य ऐसे नहीं होते जिन्हें हमेशा के लिए दबे ही रहना चाहिए?